हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7 स्कूल। मैं राजेंद्र सांकला। बच्चों, इस सेशन में हम क्लास 11 की पुस्तक आरो बाग फर्स्ट के अध्याय संख्या 15, जिसके लेखक का नाम है भवानी प्रसाद मिश्र। और भवानी प्रसाद मिश्र जी को बच्चों हिंदी साहित्य इतिहास में या हिंदी साहित्य में कविता के गांधी के नाम से जाना जाता है। क्योंकि इन्होंने अपनी रचनाओं में गांधीवाद का प्रभाव इनकी रचनाओं में बहुत हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। और साथ में ही इन्होंने कविता को और गांधी को जोड़ने के लिए एक गांधी वाङ्मय का भी संपादन किया, जिससे ऐसा महसूस होता है हिंदी साहित्य के आलोचकों को या लेखकों को क्या कि ये कविता और गांधी को जोड़ने का एक सेतु है। कौन? गांधी वाङ्मय। इन्होंने जितनी भी रचनाएं लिखी है उसमें गांधीवाद का तो प्रभाव दिखाई देता ही है, साथ में हमें प्रकृति का और स्वतंत्रता आंदोलन की चेतना किस प्रकार से इनके मन में जागृत हुई, यह सब हमें दिखाई देता है। तो बच्चों, इस सेशन में हम क्या पढ़ेंगे? इन्होंने हमारी पाठ्य पुस्तक में आरो बाग फर्स्ट में एक घर की याद नाम से एक कविता लिखी है। जो कविता कब लिखते हैं ये? जब ये स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेते हैं तो अंग्रेजों द्वारा इन्हें जेल में डाल दिया जाता है। अब अंग्रेजों द्वारा जब ये जेल में डालेंगे तो जेल के प्रवास के दौरान जब इन्हें घर की याद आती है, प्रत्येक सदस्य की एक एक करके याद आती है कि किस प्रकार से ये 4 भाई थे बुझा के समान, 4 बहनें थी एक प्रेम के समान, और किस प्रकार से जो मेरे पिताजी जी जिनके पास जो बुढ़ापा जो प्रौढ़ यानी कि वृद्ध व्यक्ति होता है ना, इन बुढ़ापा उसके आसपास नहीं आता था, वो डरते थे, यानी बुढ़ापा डरता था उनके पिताजी के पास आने से। इस प्रकार एक एक चीज़ों को वो याद करते हैं। और कब याद करते हैं? बरसात के दिनों में, जब वर्षा हो रही है बाहर, तब उनको याद आती है किस प्रकार से हम पूरे परिवार के सदस्य एक जगह बैठ कर के चाय की चुस्कियाँ या पकौड़ियाँ खाते हुए हमें किस प्रकार से खेल मजाक करते थे। लेकिन अब इन दिनों जब बारिश हो रही है तो सभी भाई यानी सभी पिता के बेटे वहाँ हैं, लेकिन जो 5वां है अभागा अर्थात मैं, अर्थात कौन? लेखक, जिसका नाम है भवानी प्रसाद मिश्र, उनको याद करके वो रो रहे होंगे। तो बच्चों, इस सेशन में हम भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित घर की याद नामक कविता पढ़ेंगे। तो बच्चों, ध्यान से पढ़ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पढ़ भी लो फिर भी आपको ये समझ में ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं एक एक शब्द का 2-2, 3-3 बार अर्थ बताऊंगा, बस आप लोगों को ध्यान से समझना है, बस कुछ भी नहीं करना, ध्यान से देखना है, समझो भी मत, मैं अपने आप समझा दूंगा बच्चों, ठीक है? बस आप लोगों को तो ध्यान से अपना दिमाग ईमानदारी से मेरे साथ रखना है। अब घर की याद मैंने बताया कि जब लेखक कारावास में यानी कि कारागृह में रहते हैं, जेल में रहते हैं, तब उन्हें अपने परिवार की याद आती है, और उसी परिवार की याद में इन्होंने यह कविता यहाँ लिखी है। इसके बाद बच्चों, हम घर की याद से संबंधित जितने भी अभ्यास प्रश्न हैं उनके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस सेशन में तो केवल हम लोग घर की याद ही पढ़ेंगे। इससे पहले हमने भवानी प्रसाद मिश्र जी का जीवन परिचय और घर की याद कविता का सारांश हमने पढ़ लिया था, और उम्मीद करता हूँ यह आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया। यदि घर की याद जो कविता उसका सारांश मैंने अभी बताया कि जब वो जेल में रहते हैं, जेल प्रवास के दौरान जब उन्हें परिवार की याद आती है, परिवार के एक एक सदस्य की याद आती है बच्चों, तब उन्होंने यह कविता लिखी है। और इस कविता में भी गांधीवाद का प्रभाव हमें स्पष्ट रूप से झलकता है, दिखाई देता है। यह सब हमें पढ़ने को कहाँ मिलता है बच्चों? हमारी पाठ्य पुस्तक जिसका नाम है आरो भाग फर्स्ट। तो ध्यान रखना, कक्षा 11, पुस्तक का नाम आरो भाग 1 यानी फर्स्ट, अध्याय संख्या 15, जिनके लेखक का नाम क्या है? भवानी प्रसाद मिश्र। अब आपसे पूछ लिया जाए घर की याद कविता के लेखक कौन है, तो बताइए जल्दी से, कौन है घर की याद कविता के लेखक? कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र जी। कौन है बच्चों? भवानी प्रसाद मिश्र जी। तो इस सेशन में हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है? भवानी प्रसाद मिश्र जी की द्वारा रचित घर की याद कविता। तो पहला पद्यांश है, आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा, प्राण मन गिरता रहा। देखो कितने अच्छा है, गा भी सकते हैं आप। संगीतात्मकता, भाषा की बात करें सरल सहज, क्योंकि सरल सहज का नाम ही क्या है? देखो बताया गया है, जब मैंने जीवन परिचय पढ़ाया तब भी बताया था कि इनकी जो भाषा थी वो कैसी थी? सहज। और प्लस में इनका व्यक्तित्व भी कैसा था? सहज का नाम ही क्या है? सहज कविता
सहज रचना और सहज व्यक्तित्व का नाम ही क्या है? भवानी प्रसाद मिश्र। तो देख लो पहला पद्यांश, आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर घिरता रहा, प्राण मन घिरता रहा। ये गिरता है, ये घिरता है। जैसे क ख ग घ होता है ना गमला वाला, ये गाय वाला, ये ध्यान रखना। तो जब कवि 1942 के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेते हैं तो उन्हें अंग्रेजों द्वारा पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है। जब डाल दिया जाता है तो उन्हें अपने घर की याद आती है। कब? पानी यानी बरसात हो रही है। तो कवि क्या कह रहे हैं? आज पानी गिर रहा है, यानी कि आज बरसात हो रही है, बहुत पानी गिर रहा है, बहुत तेज बारिश हो रही है, रात भर गिरता रहा और पूरी रात बरसात होती रही और पानी गिरता रहा, प्राण मन घिरता रहा और मेरे प्राणों में मेरे प्राण थे, जो मेरा अंदर भय था, उस भय से वह गिरता रहा। यानी कि मुझे क्या लग रहा है? मैं भयभीत हो रहा हूँ। मुझे क्या लग रहा है? डर लग रहा है। ये मेरे प्राणों को मेरे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बस यहीं इस चार कोठरी में मुझे दम तोड़ना पड़ेगा। तो कवि क्या कह रहा है कि आज बहुत तेज बारिश हो रही है, बहुत तेज बारिश हो रही है और इतनी तेज बारिश हो रही है कि और वह पानी है ना, बरसात का पानी रात भर गिरता रहा है और मेरा मन है ना घबराहट के मारे घबरा रहा है या मेरा मन डर रहा है। भावार्थ कवि बताता है कि ये ध्यान रखना, ये 1942 स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन होता है ना, उसके भाग लेने के बाद में ही इनको जेल में डाल दिया गया। तुम्हें पता होगा, मैंने बताया था बच्चों कि 1913 में इनका जन्म होता है, ठीक है, याद है ना। तो 1942 की बात है, स्वतंत्रता संग्राम। तो कवि क्या कहता है? कवि बताता है कि आज पानी गिर रहा है, बहुत तेज पानी गिर रहा है, अर्थात बहुत तेज बारिश हो रही है, रात भर गिर रहा है, अर्थात रात भर वर्षा होती रही, उसी से मेरा मन और प्राण भय से गिर रहा है, यानी मुझे डर लग रहा है, अर्थात वे घर की याद में घिर गए, यानी उनको बरसात के दिनों में घर की याद आ गई है। क्यों? क्योंकि एक बरसात का दिन ही ऐसा था जब परिवार के सभी सदस्य एक जगह इकट्ठा होते थे और हंसी मजाक करते थे। आई बात समझ में? तो कहने का तात्पर्य क्या है? कवि को यह याद इसलिए आती है घर की, जब बरसात के दिनों में सभी परिवार के सदस्य सभी जगह एक जगह बैठ कर के चाय के चुस्कियाँ, पकौड़ियाँ, समोसे खाते हुए सभी हंसी मजाक करते हैं, तब कवि को घर की याद आ जाती है। सेकंड पद्यांश, बहुत पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है, घर की मुझसे दूर है जो, हर खुशी का पुर है जो। पुर तिर रहा है, नजर में तिर रहा है मतलब आंखों में तैर रहा है, पुर है जो वह घर जो परिपूर्ण है, यानी खुशियों से भरा पूरा है। देखो शब्दार्थ मैंने यही लिख दिया क्योंकि इतना मैंने क्या कहा, कविता सहज है, सरल है और इनका व्यक्तित्व भी क्या है, सरल एवं सहज है। तो नजर में तिर रहा है यानी कि आंखों में तैर रहा है, घर की याद आंखों में तैर रही है। याद करते हैं, सपने लेते हैं कि हाँ, आप लोग सपने लेते हैं, किसी बच्चे को मान लो हॉस्टल में रखा जाता है, फिर याद करता है हाँ ठीक है, क्रिकेट खेलते थे, माँ समोसे बनाते थे, पकौड़े बनाते, बरसात के दिनों हम खाते, कितना अच्छा लगता था। तो आंखों में तो तैर रहे होते हैं वो सपने। इस प्रकार से पुर है जो वह घर जो परिपूर्ण है, यानी कि खुशियों से भरा पूरा है। आपने एक पढ़ा भी होगा क्या, सपने पूरे करने के लिए, सपने पूरे करने के लिए ऐसे सपने नहीं देखने चाहिए जो खुली आंखों से देखे जाते हैं। सपने ऐसे देखो जो हमारे उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमें नींद नहीं आने देते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है बच्चों कि आप लोगों को इतना मेहनत करना है, इतना मेहनत करना है कि एग्जाम में हमें 100% नंबर प्राप्त हो और एक अच्छे से पद पर पहुंचे हम लोग। मैं यहाँ कविता पढ़ा रहा हूँ, यदि यहाँ कोई व्याकरण का शब्द भी आता है मैं उसे भी समझाता हूँ, चाहे आपके यहाँ व्याकरण आए या नहीं आए एग्जाम में, चाहे आपको काम आए या नहीं आए, लेकिन ऐसे ऐसे शब्द मैं बताऊंगा व्याकरण के साथ साथ में यदि इसमें आ रहे हैं कविता में। जैसे मैंने बताया भी, याद है ना, कारावास। और मैंने यह भी कहा था कि जिसको भी संधि आती है उसे इसका संधि विच्छेद पूछना, लगभग गलत बताएगा इसका संधि विच्छेद, वो कुछ नहीं बताएगा, वह केवल अधिकतर बच्चे ये बताएंगे जो क्या है गलत है। सही संधि विच्छेद होता है बच्चों इसका कारा धन आवास। कारा का अर्थ सीमा और आवास यानी घर।
तो ध्यान रखना, बहुत पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है, घर की मुझसे दूर है जो, हर खुशी का पूर है जो यानी वह घर जो खुशियों से भरा पूरा है और नजर में तिर रहा है ना, आंखों में तैर रहा है। तो कवि क्या कह रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, यानी कि बरसात बहुत तेज हो रही है और वर्षा का पानी बहुत तेज गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है। कहने का तात्पर्य क्या है कि जब बरसात हो रही है, बहुत तेज बारिश हो रही है, तो मेरी नजरों में, मेरी आंखों में मेरे घर की याद आ रही है। घर की मुझसे दूर है जो, यानी कि मेरा घर है जो मैं काल कोठरी में हूं, मैं जिस जेल में हूं, वहां से मेरा घर बहुत दूर है, लेकिन फिर भी वह घर है, वह मेरे नजरों के सामने मुझे दिखाई दे रहा है। हर खुशी का पुर है जो, यानी कि मेरा घर ऐसा था जो खुशियों से भरा पूरा था, परिपूर्ण था, यानी कि सब कुछ था, माता पिता भाई बहन सब थे और इस प्रकार से घुल मिलकर रहते थे कि हमें कोई भी दुख नहीं था। तो कहने का तात्पर्य क्या है, कवि कह रहा है कि बहुत तेज बारिश हो रही है, उस बारिश के दिनों में, यानी उस बारिश के दिन मुझे मेरे घर की याद आ रही है, मेरी नजरों के सामने मेरा घर नजर आ रहा है, लेकिन मेरा जो घर है इस जेल से बहुत दूर है, लेकिन फिर भी मुझे मेरे घर सामने नजर आ रहा है। घर खुशी का पुर है जो, और मेरा घर कैसा था, खुशियों से परिपूर्ण था। परिपूर्ण मतलब सब कुछ था मेरे घर में। बरसते हुए पानी के बीच रात भर घर कवि की नजरों में घूमता रहा। उसका घर बहुत दूर है, परंतु वह घर जो परिपूर्ण है, यानी खुशियों से भरा पूरा है। कहने का तात्पर्य क्या है, देखो बच्चों, भावार्थ यहाँ आपके पाठ्य पुस्तक में कहीं ना तो एक पद्यांश दूसरे पद्यांश से जुड़ा हुआ है, तो मैं बार बार नहीं लिखूंगा। कवि आगे कहता है कि आप लोग जोड़ते हुए आ जाना। आपके एग्जाम मान लो 2 पद्यांश एक साथ आ गए तो आप बार बार थोड़ा लिखोगे कवि कहता है कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है कि, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं लिखना है, ठीक है। हाँ, 4-4 पंक्तियों में बटा हुआ है, इसलिए मैंने 4-4 पंक्तियों में बांटा। हाँ, जरूरी नहीं है 4 पंक्तियां, 8 भी पंक्तियां आ सकती हैं आपके एक साथ एग्जाम में, ठीक है। तो आप लोग सेम उन जो पहला पद्यांश था उसमें सेम पद्यांश के अर्थ में, भावार्थ में इसके नीचे जोड़ देना है। इसे बार बार नहीं लिखना है, वरना टीचर समझेगा, चेक करने वाला, कहीं तो टीपा हुआ है ये, और टीपना हमें है ही नहीं बिल्कुल, हमें तो मेहनत करनी है। 3rd पद्यांश, घर में 4 भाई, मायके में बहन आई बाप के घर, हाय रे प्रताप के घर। यानी कि घर में 4 भाई, यानी घर के घर में नहीं, हम 4 भाई थे, मायके से बहन आई, यानी ससुराल से अपने पिता के घर, अपने मायके मेरी बहन आई है। बहन आई बाप के घर, यानी कि बेटी जो है, यानी मेरी बहन है, अपने बाप के घर आई है। हाय रे प्रताप के घर, यानी कि जब ससुराल से बेटी आती है, बहन आती है, तो खुश होते हुए आती है, चलो अपने मायके चलते हैं, माता पिता के पास चलते हैं, भाई बहनों के पास चलते हैं खुशी के लिए। लेकिन यहाँ आते उसे अत्यधिक दुख हो जाता। परिताप करते क्या होता है, अत्यधिक दुख। क्यों? क्योंकि वहां 5वां भाई उसका नहीं था। तो समझो, कवि कह रहा है घर में 4 भाई, कवि कह रहा है कि हम घर में 4 भाई थे, और बरसात के दिनों में या वैसे कभी भी मायके से जब बहन आती है तो हमारी खुशियों का ठिकाना नहीं रहता है। बहन आई बाप के घर, और एक मेरी बहन है वह अपने पिता के घर आ रही है। हाय रे प्रताप के घर। अब उसे यहाँ भी शांति नहीं मिल रही, यहाँ भी उसे अत्यधिक दुख हो रहा है, जब उसे सामने 5वां भाई दिखाई नहीं दे रहा। 4 दिखाई दे रहे हैं, 5वां दिखाई नहीं दे रहा है। तो हाय रे, उसे कितना दुख मैं उसे दे रहा हूँ। ये भगवान, ऐसा किसी के साथ न हो। वह सोच रहा है कि हम 4 भाई थे, और मायके से बहन ससुराल से बहन अपने घर आई थी, यानी मायके घर आई थी, अपने बाप के घर, पिता के घर आई थी। तो वह एक खुशियों का समय था, लेकिन यहाँ भी उसे खुशी नहीं मिल रही है, क्योंकि वहाँ उसका 5वां भाई यहाँ नहीं, कहाँ था, जेल में था। उसके घर में 4 भाई हैं, बहन मायके में यानी पिता के घर आई है, मगर यहाँ आकर उसे दुख ही मिला, क्योंकि उसका एक भाई उसकी नज़रों से दूर था, अर्थात जेल में बंद है। यानी कि जब आप किसी भी बहन से पूछना कि बहन, जब तू ससुराल से अपने मायके यानी कि पिता के घर आती है तो कितना खुश रहती है, और वहाँ कितना रहती है। यदि वहाँ कोई दुख भी होगा ना, तो भी उसे अपनी आंखों के से सामने वह दुख अट जाता है जब वह अपने मायके आती है।
आप किसी भी बहन से पूछना, बहुत खुश होती है। तो कवि कह रहा है कि यहाँ आकर भी उसे सुख प्राप्त नहीं हुआ, यहाँ भी आकर उसे दुखी ही मिला, क्योंकि उसके सामने उसका एक भाई उसकी नज़रों के सामने नहीं है, वह कहाँ है, वह जेल में बंद है। ऐसा वह सोचकर बहुत दुखी होती होगी। फोर्थ पद्यांश, घर में सब जुड़े हैं, सब की इतने कब जुड़े हैं, चार भाई चार बहनें, बूझा भाई प्यार बहनें। देखो कितनी अच्छी पंक्ति है। घर में सब जुड़े हैं, सबकी इतने कब जुड़े हैं, चार भाई चार बहनें, बूझा भाई प्यार बहनें। कहने का तात्पर्य क्या है? कवि कह रहा है घर में सब जुड़े हैं, यानी कि हमें पता ही नहीं चला कि हमारा घर कब ये सभी सदस्य एक साथ जुड़ गए हैं, यानी कि चार बहनें और चार भाई, हम पता ही नहीं चला कि कब कब एक से एक, फिर एक का जन्म हुआ, फिर दूसरे का, तीसरे का, ऐसे इस प्रकार जन्म हुआ, यानी पता ही नहीं चला हमें कब ऐसे जुड़ गए हैं। चार भाई चार बहनें, हम चार भाई थे और चार बहनें थे। बूझा भाई प्यार बहनें, और चारों भाइयों जो बूझा थे, बलिष्ठ थे, बहुत ताकतवर थे, बलिष्ठ लगते जब हम चारों एक साथ रहते थे। और मेरी बहनें थी जो चारों, वो उनमें स्नेह था, उनमें प्यार झलकता था उनकी आंखों में हमारे प्रति और हमारा उनके प्रति। तो कवि कह रहा है घर में सब जुड़े हैं, यानी घर में सब एक साथ रहते थे, पता ही नहीं चला कब जुड़ गए। सबकी इतने कब जुड़े, हमें पता ही नहीं चला इतने हम भाई बहन थे वो कब जुड़ गए। चार बहनें चार भाई, हम चार भाई और चार बहनें थे। बूझा भाई प्यार बहनें, और जो भाई थे हम एक साथ रहते थे तो हमारी ताकत बहुत हो जाती थी, हमें बलिष्ठ यानी बहुत ताकतवर मानते थे हम एक दूसरे को। क्यों? क्योंकि हम चारों एक साथ रहते थे। प्यार बहनें, और बहनें हमेशा हम पर प्यार लुटाती थी। घर का माहौल बहुत अच्छा है और आज सभी एक जगह होंगे, वे सभी आपस में जुड़े हुए हैं। उसके चार भाई व चार बहनें हैं, चारों भाई बुझाए हैं तथा बहनें प्यार हैं, अर्थात चार भाई बुझा के समान कर्मशील व बलिष्ठ हैं तथा बहनें स्नेह की भंडार है। कहने का तात्पर्य कवि को याद आ रहा है कि ये सभी जगह एक जगह जुड़ जाते हैं, क्योंकि बरसात के दिनों में सभी जगह एक जगह बैठ जाते हैं, वरना तो सब अपने अपने काम से चले जाते हैं। लेकिन यहाँ कवि क्या कह रहा है कि यह बरसात के दिनों में हम सभी एक साथ बैठ करके ऐसे मजाक किया करते थे और बहनें हम पर प्यार लुटाती थी, हम बहनों पर प्यार हमें पता ही नहीं चला कि हम इतने सारे कब जुड़ गए, किस प्रकार से जुड़े, और बरसात के दिनों में कब एक साथ बैठ जाते, हमें पता भी नहीं चलता था। अब देखो ये जो चार मैंने पद्यांश लिए ना, इसमें से कोई सा भी पद्यांश दो आ जाए या एक आ जाए तो उसका प्रसंग मैं एक साथ दे रहा हूँ। चार पद्यांश पढ़े ना हमने, क्योंकि बिल्कुल सरल भाषा है, तो यहाँ चार के पद्यांश एक साथ तुम्हारे एग्जाम में आ सकते हैं, दो भी आ सकते हैं, दो आए या चार आए, एक तो आएगा नहीं, बहुत छोटा है, उसको तो अर्थ के दो लाइन में थोड़ा लिखना होगा। तो मेरा जहाँ तक अनुमान था चार एक साथ आएंगे, तो चारों का मैंने एक साथ प्रसंग लिख दिया। यदि आपके चार नहीं आते, दो आते हैं, तीन आते हैं, तो भी प्रसंग सेम ही रहेगा। प्रसंग लिखने का तरीका क्या है? पहले तो हमें पाठ्य पुस्तक का नाम लिखना है। किसका नाम लिखना है? पाठ्य पुस्तक का नाम लिखना है, और उसे एकल उद्धरण चिन्ह में, यानी 6-9 करते हैं ना हम, 6-9, इसे एकल उद्धरण चिन्ह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एकल उद्धरण चिन्ह, ठीक है। हाँ, और जो डबल लगाते हैं 66-99, उसे कहा जाता है दोहरा उद्धरण चिन्ह, ठीक है। हाँ, लिख देते हैं कुछ भी। तो पाठ्य पुस्तक का नाम, फिर लेखक का नाम, और फिर उस कविता का नाम जहां से वह लिया गया है। तो कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग फर्स्ट के अंतर्गत भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित घर की याद, तीनों चीजें आ गई। पाठ्य पुस्तक का नाम आरोह भाग फर्स्ट, लेखक का नाम भवानी प्रसाद मिश्र, रचना का नाम घर की याद से अवतरित है, ठीक है। इस प्रकार से लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक आरोह भाग फर्स्ट के अंतर्गत प्रयोगवादी कवि भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित घर की याद नामक शीर्षक से अवतरित है। इसमें कवि के मन की पीड़ा को प्रकट किया गया है, कवि के मन की पीड़ा को, दुख को प्रकट किया गया है। विशेष देख लो चारों में से, खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग हुआ है, इन पूरी कविता में खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग हुआ है। वर्णों की आवर्ती कारण अनुप्रास अलंकार है। अब ध्यान रखना, वर्णों की आवर्ती यानी कोई सी भी वर्ण की एक जगह 2, 3, 4 वर्ण आ जाते हैं सम्मान, तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अभी आया था ना बुझा भाई, यानी चारों भाइयों एक साथ रहते तो बड़े ताकतवर बलिष्ठ रहते थे हम लोग,
वहाँ उपमा अलंकार है और चाक्षुष बिंब का प्रयोग किया गया है, यानी कवि अपनी आंखों के नजरों के सामने यानी आंखों के सामने उसका घर दिखाई उसे दे रहा है, उसको याद आ रही है। 5वां पद्यांश, और माँ बिन पड़ी मेरी, दुख में वह गडी मेरी, माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। आपको पता है आपको कितना बड़ा दुख हो और माँ की गोद में सर रख के सो जाओ तो आपके दुख पता है आपको दूर चले जाते हैं। माँ की गोद ही होती है ऐसी, माँ का प्रेम, माँ का प्यार होता ही ऐसा है। कितनी भी बड़ी क्यों न समस्या हो, आप माँ के गोद में अपना सर रख करके लेट जाओ। माँ का हाथ जब अपने सर पर या अपने चेहरे पर रखता है तो माँ उस दुख को पता ही नहीं चलता कि वह दुख कहाँ चला गया। तो कवि यही तो कह रहा है, क्या कह रहा है, और माँ बिन पड़ी मेरी, बिन पड़ी यानी बिना पड़ी हुई, बिन पड़ी यानी बिना पड़ी हुई, दुख में वह गडी मेरी, और मुझे याद कर करके उसे बहुत दुख हो रहा होगा, अर्थात मैं उसे बहुत ही ज़्यादा दुख दे रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं करता, स्वतंत्रता नहीं कूदता तो मेरी माँ दुख में नहीं होती, लेकिन फिर भी मेरी माँ दुख में है, लेकिन फिर भी गर्व कर रही होगी। माँ जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर, यानी कि माँ वह होती है जिसकी गोद में सर रखने पर ही दुख पता नहीं कहाँ चला जाता है, कितनी दूर, कोई पता ही नहीं रहता है, बस उसे खुशियाँ खुशियाँ नजर आती है और पता ही नहीं चलता है कब माँ की गोद में नींद आ जाती है। तो माँ है बच्चों, तो माँ ही होती है, ठीक है। तो माँ, कवि क्या कह रहा है, मेरी माँ है वह बिना पड़ी हुई है और मेरे दुख में वह गड़ी हुई है, मेरे दुख में उसे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, मुझे याद कर करके, मेरे बारे में सोच कर उसे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। माँ की जिसकी गोद में सिर, और ऐसी कोई भी माँ कोई भी इंसान होता है जो माँ की गोद में अपना सिर रख लेता है तो उसका दुख उसके पास नहीं रहता है, पता नहीं वह दुख को भूल जाता है, पता नहीं दुख कहाँ चला जाता है, केवल उसे खुशी खुशी नज़र आती है। इन पंक्तियों में माँ के बारे में बताया गया है, इन पंक्तियों में उसे अपनी माँ की याद आती है और कह रहे हैं कि मेरी माँ अनपढ़ है, बिना पढ़ी हुई है, उसे बहुत कष्ट सहन किए हैं, उसकी गोद में सिर रखने के बाद दुख शेष नहीं रहता, अर्थात दुख का अनुभव नहीं होता है, दुख पता नहीं कहाँ चला जाता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि जब कोई भी इंसान हो XYZ, यदि माँ के सर में जब हम अपना सर रख लेते हैं, माँ की गोद में जब कोई व्यक्ति सर रख लेता है तो उसे दुख का आभास बिल्कुल भी नहीं होता है। 6वां पद्यांश देखना है, माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी है पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। पसारा यानी व्यापक या विस्तृत, बहुत ही ज़्यादा। देखो क्या कह रहा है, माँ की जिसकी स्नेह धारा, माँ होता है उसका जो प्रेम की धारा होती है, उसका जो प्रेम होता है वह बहुत ही अत्यधिक होता है, उसका कोई नाप यानी कि हम कहते हैं उसे तोल नहीं सकते। यहाँ तक भी पसारा, और यहाँ तक भी मुझे अपनी माँ का प्रेम नज़र आ रहा है, मुझ पर मेरी माँ का प्रेम मुझे दिखाई दे रहा है, मैं महसूस कर रहा हूँ जब उसकी गोद में सर रखता हूँ। उसे लिखना नहीं आता, मेरी माँ अनपढ़ है तो उसे लिखना बिल्कुल नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता, इसीलिए मेरे पास मेरी माँ का पत्र नहीं आता, क्योंकि मेरी माँ अनपढ़ है, उसे लिखना पढ़ना बिल्कुल नहीं आता है, इसलिए मेरे पास उसका कोई पत्र नहीं आता। बस उसकी जो प्रेम धारा है आज भी मैं उसे अनुभव करता हूँ, उनकी प्रेम की धारा को। मैं जेल में हूँ, मेरा घर मेरी इस जेल से बहुत दूर है, लेकिन मुझे फिर भी जब मैं अपनी माँ की याद करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी माँ की गोद में सो रहा हूँ और मुझे प्रेम वह कर रही है। और अनपढ़ है माँ, पढ़ी हुई लिखी नहीं है, इसलिए उसका मेरे पास पत्र नहीं आता, वरना मेरे पास पत्र अवश्य आता। माँ का इसने इतना व्यापक और शक्तिशाली है कि जेल में भी कवि उसको अनुभव कर रहे हैं। फिर कवि कहते हैं कि वह लिखना भी नहीं जानती, इसी कारण उसका पत्र भी मेरे पास नहीं आता। कवि क्या कह रहे हैं कि माँ का प्रेम के प्रति आप बता ही नहीं सकते कितना माँ अपने बच्चे से प्रेम कर सकती है। जब बता नहीं सकते तो नाप भी नहीं सकते हम लोग। बात वही है, कहने का तात्पर्य क्या है कि माँ का जो प्रेम होता है ना बच्चों, वह बहुत ही अत्यधिक होता है। ठीक है। 7वां पद्यांश, पिताजी जिनको बूढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं।
अब पिता की याद कर रहा है कवि। कवि क्या कह रहा है? पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा। व्यापा यानी सताना, यानी कि मेरे पिताजी बूढ़े हैं लेकिन फिर भी बुढ़ापा उसके पास नहीं भटकता है, उसे डर लगता है। जो अभी भी दौड़ जाएं, अभी मेरे पिताजी सुबह सुबह क्या करते हैं? कसरत करते हैं, दौड़ते हैं। जो अभी भी खिलखिलाएं और हमेशा खिलखिलाते रहते हैं जवान व्यक्ति की तरह, अच्छे से आते हैं, दंड बैठक करके, ठीक है, और हाथ हिलाते इस प्रकार से आते हैं कि बुढ़ापा उनके पास, यानी कि बुढ़ापा है उनके पास आने से भी कतराता है। तो व्यापा यानी सताता या आसपास नहीं भटकता। तो कवि क्या कह रहे हैं? अब कवि को अपने पिता की याद आ रही है, माँ की याद आ चुकी है, अब कवि को किसकी? पिता की याद आ रही है। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, यानी कि पिताजी के पास जो बुढ़ापा है वह किसी भी क्षण, यानी एक भी क्षण, बिल्कुल कम समय भी वह उसके पास नहीं भटकता है, यानी उसे सताता, यानी उसके पास आसपास भी नहीं आता है, क्योंकि बुढ़ापे को वो डर लगता है मेरे पिताजी से। यानी मेरे पिताजी बूढ़े तो हैं लेकिन फिर भी बुढ़ापा उनके पास आने से कतराता है, वह डरता है बुढ़ापा। जो अभी भी दौड़ जाएं, मेरे पिताजी अभी भी क्या करते हैं? रेस करते हैं, यानी दौड़ते हैं। जो अभी भी खिलखिलाए, और इस प्रकार से खिलखिलाते हैं कि जिस प्रकार से एक जवान व्यक्ति खिलखिलाता है। क्यों? क्योंकि उनके पास बुढ़ापा तो उनके पास भटकता भी नहीं है, उसके आसपास भी नहीं है। कभी उन्हें महसूस ही नहीं होता कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ। अब भी रेस लगाते हैं अच्छे से जवानों की तरह, और उनकी तरह खिलखिलाकर हंसते रहते हैं। फिर कवि अपने पिता के बारे में बताते हैं कि वे अभी भी चुस्त और फुर्तीले हैं। बुढ़ापा उन्हें एक क्षण के लिए भी उनके पास नहीं आता है। वे आज भी दौड़ सकते हैं तथा खूब खिलखिलाकर हंसते हैं, यानी कि वो आज भी दौड़ सकते हैं, आज भी रेस लगाते भी हैं। आगे आएगा कि वो दंड बैठक भी करते हैं, मुद्गल को आपस में स्पर्श भी कराते हैं और हाथों को हिलाते हुए वो आते हैं। हाथों डांस। मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न बिचके, बोल में बादल गरजता, काम में झंझा लरजता। झंझा होता है आंधी तूफान, बिचके हिचके देख लीजिए डरना, बिचके यानी डरना, झंझा यानी आंधी तूफान, और हिचके यानी हिचकना। मौत के आगे न हिचके, यानी मेरे पिताजी के सामने यदि मौत भी आ जाए, सामने खड़ी हो, तो भी मेरे पिताजी एक मिनट के लिए, किसी भी पल के लिए हिचकते नहीं है, घबराते बिल्कुल भी नहीं है। शेर आगे न बिचके, और शेर भी यदि उनके सामने आ जाता है ना, तो उन्हें वो बिल्कुल भी उन्हें डर नहीं लगता है। बोल में बादल गरजता, और बोलते ऐसे हैं जैसे कि बादल कड़क रहे हों, बादल गरज रहे हों। यहाँ तो निराला जी की याद आ जाती है। निराला जी ने उत्साह नामक एक गीत लिखा था, उसमें बादल को गरजने के लिए कहता है, बरसने के लिए नहीं। और बादल की जो गरजता है तो बिजली चमकती है, तो उसी से नवजीवन का आह्वान करता है निराला जी। उसी प्रकार कवि कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि मेरे पिताजी हैं वो मौत के आगे बिल्कुल भी घबराते नहीं है। मौत उनके आसपास आती नहीं है, बुढ़ापा आता नहीं है, तो वो मौत से बिल्कुल भी नहीं घबराते हैं। शेर के आगे नहीं बिचके, यदि उनके सामने शेर भी आ जाता है ना, तो भी उन्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। बोल में बादल गरजा, जब वो बोलते हैं ना तो ऐसा लगता है कि बादल गरज रहे हैं। काम में झंझा लरजता, और काम किस प्रकार से करते हैं? आंधी तूफानों की तरह गरजते हैं, यानी आंधी तूफान भी उसके सामने शर्मा जाते हैं, इतने जल्दी जल्दी वो काम करते हैं। कवि क्या कहता है कि मेरे पिताजी हैं मौत के आगे भी बिल्कुल भी हिचकते नहीं है, डरते नहीं है, मतलब कि भयभीत नहीं होते हैं। यदि उनके सामने शेर भी आ जाता है तो भी वो बिल्कुल भी नहीं डरते हैं, और बोलते ऐसे हैं जैसे कि बादल गरज रहे हों, काम में झंझा लड़ जाता। जब वो काम करते हैं तो आंधी तूफान भी क्या करते हैं? शर्मा जाते हैं। किनके सामने? मेरे पिताजी के सामने। बूढ़े हो गए हैं लेकिन फिर भी काम ऐसे करते हैं, उनके सामने आंधी तूफान भी क्या कर जाते हैं? शर्मा जाते हैं, लर्जा जाते हैं। वे इतने साहसी हैं, पिताजी के बारे में बात चल रही, वे इतने साहसी हैं कि मौत के सामने भी हिचकते नहीं हैं तथा शेर के आगे डरते नहीं हैं। उनकी आवाज में आज भी जोश है, ऐसा लगता है कि जैसे बादल गरज रहे हों। जब वे आज भी काम करते हैं तो उनसे तूफान भी शर्मा जाते हैं, अर्थात आज वे अत्यधिक तेज गति से काम करते हैं, इतनी तेज गति से, इतने फुर्तीले हैं, इतने चुस्त हैं। आज भी जब वो काम करते हैं ना तो आंधी तूफान उनसे
आगे शर्मा जाते हैं कि ये बूढ़ा इतना जल्दी काम कैसे कर रहा है। यानी कि आंधी तूफान कितने फास्ट चलते हैं, कितने गति चलते हैं, तो वो भी इनके सामने शर्मा जाते हैं। अब देखो 4 पद्यांश फिर हमने पढ़ लिया, 8 हो गए। तो फिर जो शब्दार्थ आए थे ना, मैं बीच में बता भी रहा हूँ, कुछ और भी शब्दार्थ हैं जो आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैंने सोचा कुछ बच्चों को नहीं आता हो तो भी वो याद कर लें। बिन पढ़ी माँ के लिए आया था, तो बिना पढ़ी हुई। इसने धारा प्रेम भरी धारा या इसने रूपी धारा। पसारा व्यापक या विस्तृत। व्यापा सताता या आसपास नहीं भटकता। बिचके डरना। झंझा आंधी तूफान। और लरजता शर्माना या शर्माता। ठीक है, तो कोई ऐसा कोई शब्द है नहीं, लेकिन फिर भी मैंने इसलिए लिख दिया, कुछ बच्चों को क्या होते हैं, सभी बच्चे समान नहीं होते हैं और हमें तो सभी बच्चों को समान लेकर चलना है। अब मैं तो ये मानता हूँ कि कोई भी शब्द ऐसा ना हो कि मेरे बच्चों को समझ में ना आए, सब कुछ उन्हें समझ में आना चाहिए। वो कहे कि हाँ, हमारे सर ने इतना अच्छा पढ़ाया है कि हमें अब कहीं पर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है बच्चों। प्रसंग चारों का एक साथ लिख दिया, चारों में से कोई भी, यानी कि 4 के बाद 4 का तो पहले लिखा, 4 का अब लिख रहा हूँ। इन चारों में यानी 5 से लेके 8 तक कोई भी पद्यांश आ जाए तो यही प्रसंग लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 के अंतर्गत प्रयोगवादी कवि भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित घर की याद नामक शीर्षक से अवतरित है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने अपने माता पिता की विशेषता और पीड़ा का वर्णन, यानी माता पिता, माता के भी और पिता की विशेषता का क्या किया है वर्णन। इन दो पदों में तो माता का वर्णन किया है, 2 पदों में पिताजी का वर्णन किया है। ठीक है, विशेष देख लीजिए। भाषा सरल सुबोध वह प्रवाह में है या खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग हुआ है। कहीं पर भी पूरी कविता में यही लिखना है आप लोगों को। वर्णों की आवर्ती का अनुप्रास अलंकार है। अभी भी जैसे बह बह के वर्णों की आवर्ती हो रही। वीर रस का वर्णन हुआ है। वीर रस कहाँ, पिताजी के कार्य में बताया गया है ना कि वो आंधी जैसे तूफान भी शर्मा जाते उनके कार्य करने, और आज भी वो दौड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट 9th देखिए दोहा पद्यांश। आज गीता पाठ करके दंड 260 करके खूब मुगदर हिला लेकर मूठ उनकी मिला लेकर। यानी कि अब दंड बैठक कर रहे हैं 260। गीता का पाठ करने के बाद यानी गीता का पाठ करके 260 दंड बैठक करके, मुगदर होता है व्यायाम करने का एक साधन होता है, हिलाकर, और मूठ उनकी मिलाकर फिर वो नीचे आते हैं। तो दंड यानी उठक बैठक होती है, और मुगदर क्या होता है, व्यायाम करने का एक उपकरण होता है। तो फिर इनमें भी इसी में पिता का ही वर्णन किया गया। क्या कह रहे हैं, आज गीता पाठ करके, यानी कि जैसे वो आज भी गीता का पाठ कर लिए होंगे, और दंड 260 करके, और फिर 260 दंड बैठक करके, यानी उठक बैठक करके खूब मुगदर हिला लेकर, यानी व्यायाम करने के उपकरणों से खूब मुगदर को हिलाया होगा, खूब ताकत, यानी कि व्यायाम किया होगा उन उपकरणों के द्वारा। और उसके बाद मूठ उनकी मिला लेकर, जब उनकी मूठों को मिला देते हैं, जब उनसे ताकत कर लेते हैं, तो अपनी मूठों को इस प्रकार से पकड़ करके हिलाते हुए नीचे आ जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है, आज ही वो गीता का पाठ करते हैं और फिर 260 दंड बैठक करके व्यायाम करने के साधनों से बहुत मुगदर को हिला कर उनकी मूठों को मूठ उनकी मिला लेकर, उनकी मूठों को, यानी कि व्यायाम करने के उपकरणों को आपस में इस प्रकार से कहते हैं ना, ताकत, ऐसे बहुत सारे हैं साधन, तो उनको मिला करके फिर वो नीचे आ जाते हैं। इन पंक्तियों द्वारा कवि अपने पिता के बारे में बता रहे हैं कि आज वे गीता का पाठ करके 260 दंड बैठक लगाकर, अर्थात उठक बैठक करके, और मुगदर को दोनों हाथों से हिलाकर वह उनकी मूठों को मिलाकर आते हैं नीचे। मुगदर होता है, ध्यान रखना बच्चों, मुगदर को हिलाकर व्यायाम करने का एक उपकरण है। उसको ऐसे इस प्रकार से हम कोई भी साधन, कोई भी उपकरण, मान लो कोई किसी एक उपकरण का नाम नहीं आया तो आप डायरेक्ट लिख देना मुगदर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट देखिए। जबकि नीचे आए होंगे नैन जल से छाए होंगे, हाय पानी गिर रहा है घर नज़र में तिर रहा है। अब जब मेरे पिताजी 260 दंड बैठक मुगदर को अपने दोनों हाथों से हिलाकर उनकी मूठों को मिलाकर जब वो नीचे आते हैं, तो जब वे नीचे आए होंगे, यानी कि व्यायाम करके 260 दंड बैठक करके नीचे आए होंगे, नैन जल से छाए होंगे। नैन यानी आंखें, आंखों में क्या आ गए होंगे, आंसू आ गए होंगे। क्यों, बारिश का मौसम था, सभी भाई बहन हम एक साथ बैठते थे। जब पिताजी ऊपर से गीता का पाठ करके 260 दंड बैठक और मुगदर को मूठों को हिला करके फिर वो आए होंगे, तो नीचे आते ही जब वो सभी भाई उनके अपने बेटियों को देखा,
तो पांचवा उनके सामने नहीं था भागा, तो उसको याद कर कर उनकी आंखों में आंसू आ गए होंगे। हाय पानी गिर रहा है, कभी कह रहा हाय इतनी तेज बारिश हो रही है, बहुत तेज पानी गिर रहा है, बहुत तेज बरसात हो रही है, घर नज़र में तिर रहा है और मेरी आंखों में घर सामने मुझे दिखाई दे रहा है, या मेरी आंखों के सामने मेरा घर नजर आ रहा है। जब वे नीचे आए होंगे तो उनकी आंखों में आंसू आ गए होंगे। कवि कहते हैं कि मुझे याद करके उनकी आंखें नम हो गई होंगी। अब कवि कह रहे हैं कि मुझे घर की बहुत याद आ रही है, मेरे नज़रों में घर बहुत तेज दौड़ रहा है, क्योंकि बरसात के मौसम में जब भाई बहन सभी हम एक साथ बैठ जाते हैं, पिताजी जब ऊपर 260 दंड बैठक गीता पाठ करके मुकद्दर को हिलाकर दोनों मुट्ठों को मिलाकर जब नीचे आते हैं तो सामने सभी दिखाई देते हैं, लेकिन मैं दिखाई नहीं देता हूँ। तो मुझे याद करके वो उनकी आंखों में आंसू आ गए होंगे। मैं उन्हें कितना दुख दे रहा हूँ माता पिता को। 11वां देखिए, 4 भाई 4 बहनें, बुझा भाई प्यार बहनें, खेलते या खड़े होंगे, नज़र उनको पड़े होंगे। अब हमारे परिवार में यानी घर की याद आ रही है। जब पिताजी नीचे आए होंगे, आंखों में आंसू आ गए होंगे, तो हम 4 भाई और 4 बहनें थे। बुझा भाई बलिष्ठ और ताकतवर थे और बहनों का प्यार हमारे ऊपर नौछावर था। जब वो हम चाय की चुस्कियाँ लेते हुए, पकौड़ी समोसे वगैरह वगैरह खाते हुए जब खेल खिलाकर हंस रहे होते हैं, खड़े होते हैं, नीचे बैठते हैं, नज़र उनको पड़े होंगे, तब मेरे पिताजी की नज़रें उस 5वीं सीट कर जो खाली है उस पर पड़ी होगी, तो मुझे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस हुए होंगे। हाय मैं कितना अभागा हूँ जो अपने माता पिता को इतना मैं दुख दे रहा हूँ। तो कहने का तात्पर्य क्या है, कवि को इस बरसात के दिन में अपने घर की बहुत तेज याद आ रही है और अपने घर की भी याद आ रही है। किस प्रकार से हम चारों पाँचों जो 4 भाई 4 बहनें थे वो एक साथ हम खेलते थे, चाय समोसे वगैरह वगैरह खाते थे, और इस प्रकार जब पिताजी ऊपर से आए होंगे तो देख करके उनको मेरी याद आई होगी और उनकी आंखों में आंसू आ गए होंगे। घर में 4 भाई व 4 बहनें हैं। चारों भाई बुझाए हैं और बहनें प्यार हैं, अर्थात भाई बुझा के समान कर्मशील और ताकतवर हैं और बहनें प्यार का भंडार है। उन्हें खेलते या खड़े देखकर पिताजी को 5वीं की याद आई होगी। अब 5वां कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र जी, जो कहाँ हैं? जेल में हैं। 1942 के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण अंग्रेजों ने उन्हें जेल में डाल दिया है। 12वां देखिए, पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर 5वें का नाम लेकर। यानी कि बुढ़ापा भी उनके सामने नहीं भटकता, बुढ़ापे को डर लगता है मेरे पिताजी के सामने आने से। एक क्षण भी उन्हें बुढ़ापा बिल्कुल भी नहीं सताता है। रो पड़े होंगे बराबर 5वें का नाम लेकर। जब 4 भाई 4 बहनें उन्हें दिखाई दिया, 5वां उन्हें दिखाई नहीं दिया, तो उसका नाम लेकर वो रो पड़े होंगे, उन्हें बहुत ज़्यादा दुख हुआ होगा। तो पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, यानी कि मेरे पिताजी बूढ़े हैं लेकिन फिर भी बुढ़ापा उनके सामने नहीं आता, बुढ़ापे को डर लगता है। मेरे पिताजी के सामने एक पल भी उनके सामने नहीं आता है। रो पड़े होंगे बराबर 5वें का नाम लेकर। जब वो नीचे आते हैं गीता पाठ करके, व्यायाम करके, तो उन्हें 4 भाई 4 बहनें दिखाई दिए, 5वां दिखाई नहीं देता है। तो 5वें का नाम लेकर वो बहुत तेज रोए होंगे, उनकी आंखों में बहुत तेज आंसू आ गए होंगे। कवि कहते हैं कि जिनके पास बुढ़ापा एक क्षण के लिए भी नहीं भटकता, वे मुझे याद या नाम लेकर रोए होंगे, अर्थात मुझ अभागे 5 को याद करके उन्हें बहुत दुख हुआ होगा। देख लीजिए, अब 4 फिर पढ़ा हमने, 4 4 8 12 हो गए। तो ऐसे ही इन चारों में कोई सा भी आ जाए तो पिताजी की याद है, सीधी सी बात है। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 के अंतर्गत प्रयोगवादी कवि भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित घर की याद नामक शीर्षक से अवतरित है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि अपने पिता की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। चारों में पिता की स्थिति का वर्णन है, और पहले 2 में था, फिर 2 में माँ का था। ठीक है, तो ये आपको प्रथम 4 में तो खुद के मन की पीड़ा दिखाई गई है, फिर 4 आए तो 2 में तो माता और 2 में पिता, फिर 4 पढ़ा हमने तो चारों में पिता की स्थिति का वर्णन किया गया है। विशेष देख लीजिए,
भाषा सेम है, भाषा सरल, सुबोध, प्रवाह में या खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग हुआ है। वर्णों की आवर्ती कारण अनुप्रास अलंकार है। और इन पंक्तियों में पिता की स्थिति का बहुत ही मार्मिक चित्रण किया गया है, यानी पिता के यादों का बहुत ही अच्छा सा वर्णन इन्होंने यहाँ किया है। तो ये थे बच्चों घर की याद कविता के 12 पद्यांश। आगे और भी बहुत सारे पद्यांश हैं, लगभग 15 पद्यांश और बचे हैं, उनको हम नेक्स्ट भाग में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं बच्चों आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। उम्मीद ऐसी मैं कर सकता हूं। इसी प्रकार आप हमारे सेशन के साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।